नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए यूपी के एग्जाम में हिंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि आपका यूपी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है तो उसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बेस्ट प्रदर्शन करना होगा हिंदी में। आज हम आपको हिंदी के सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कराने वाले हैं। अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कम आप सभी लोग 50 में से 45 प्रश्न और सही करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हिंदी ऐसा पार्ट होता है जिसमें आप 50 में 50 प्रश्न सही कर सकते हैं। ये हमारा 10वां सेट है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 9 सेट कराए हुए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इन सभी प्रश्नों को तैयार हो से कर लीजिएगा आप लोग। देखिए बहुत समय हमारे चैनल के माध्यम से नए आते हैं, जिन्हें हमारी वीडियो के बारे में नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लाल रंग का सब्सक्राइब में दिख रहा होगा, इसको दबाकर लाल से काला कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कीजिएगा। चलिए हम उस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। हिया का तत्सम शब्द क्या है? सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना है, वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी के साथ बता सकते हैं आप लोग इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही जवाब दिए हैं। हिया का तत्सम मतलब होता है संस्कृत रूपांतरण, और हिया क्या है? एक हिंदी रूपांतरण का शब्द है, मतलब एक तद्भव शब्द है हिया। तो इसका तत्सम क्या होगा? हृदय। सही ऑप्शन होगा सी वाला। ठीक है। अगर आपको 51 प्रश्न आ जाता है तो आप 52 प्रश्नों को ट्राई कर सकते हैं, इसलिए आपको नीचे वाले प्रश्न जो हैं वो दिखा दिए जा रहे हैं। अवसाद में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त किया गया है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और कीजिएगा। अवसाद, देखिए उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है? आगे की ओर लगता है। तो सही ऑप्शन होगा अव। अव जो लगा है वो आगे जुड़ करके लगा हुआ है, तो ये उपसर्ग है। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। इन दोनों में आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अवसाद मतलब क्या होता है? सुस्ती, थकावट, उदासी। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है, दुह प्लस कर में संधि जुड़ करके क्या बन गई है? इसमें सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें विसर्ग संधि है, क्योंकि आपको विसर्ग इसमें नजर आ रहा है। और दु प्लस कर जुड़ करके दुष्कर बन जाते हैं, तो विसर्ग चेंज इनटू मूर्धन्य सा, विसर्ग चेंज होकर के मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। इसका नियम क्या है? जब विसर्ग के पहले ई या ऊ आते हैं, देख रहे हैं ना, दू आया है ना, तो ऊ आया, ई भी आ सकता है। विसर्ग के पहले ई या ऊ आता है और उसके बाद में का वर्ग के 2 लेटर का खा, टा वर्ग के 2 लेटर टा ठा, और पा वर्ग के 2 लेटर पा फा। अगर ये शब्द आते हैं तो चेंज होकर के विसर्ग मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। देख रहे हैं ना, का आया ना, तो का चेंज होकर के मूर्धन्य सा दुष्कर हो गया। ये यहाँ पर आधा सा होता है तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है, गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होगा? ये गगनचुंबी आपके एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। गगन को चूमने वाला, सही ऑप्शन होगा बी वाला। इसमें कौन सा आपका समास है? तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास में ढेर सारे समास होते हैं, तो कर्म तत्पुरुष समास है, ये भी आपको याद रखना है। गगन को चूमने वाला, कर्ता ने कर्म को आया यहां पर, तो कर्म तत्पुरुष होगा। 55 नंबर प्रश्न है, जिसे लांघना बहुत कठिन हो। एक शब्द आपको चूज करना है इसमें से, जिसे लांघना बहुत कठिन हो, तो क्या कहेंगे? दुर्लंघ कहेंगे। सही ऑप्शन होगा ए वाला। साफ साफ झलक रहा है इसमें, तो आप लोग देख लीजिएगा, ए वाला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। 56 नंबर प्रश्न है, छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता आपको बताने हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा, छोटे छोटे ताजमहल। और किसकी रचना है? सही ऑप्शन होगा राजेंद्र यादव की रचना है। ठीक है, याद रहेगा आपको। 57 नंबर प्रश्न है, चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ होगा? चिराग तले अंधेरा, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझिए। जैसे कि आपके पिताजी शिक्षक हैं, मान लीजिए किसी के पिताजी शिक्षक हैं और उसका बेटा ही अनपढ़ निकल जाता है, तो लोग क्या कहते हैं? चिराग तले अंधेरा हो जाना, मतलब वो सबको शिक्षा दे रहा है लेकिन उसका लड़का जो है शिक्षा नहीं पा रहा। तो चिराग जब जलता है तो आपने देखा होगा कि उसका जो प्रकाश होता है वो सब जगह होता है, लेकिन उसके तले में अंधेरा बसा करता है। तो चिराग तले अंधेरा, इसका मतलब है कि पास की चीज का दिखाई ना पड़ना। एक सेंस में ये जा सकता है। सही ऑप्शन होगा सी वाला। देखिए 58 नंबर प्रश्न है, तरें तरुजा तट तमाल तरवर बहु छाएं,
ये भी अलंकार आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आप यहां पर देख रहे हैं ताता की आवृत्ति बार बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार होगा। अब इसका अर्थ भी आप लोग समझ लीजिए, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि तरिणी का अर्थ क्या होता है या फिर तनुजा का अर्थ क्या होता है। देखिए तरिण तनुजा, तरिण मतलब होता है सूर्य और तनुजा मतलब होता है पुत्री। तनुज मतलब पुत्र होता है, तनुजा मतलब होती है पुत्री। तो तरिण तनुजा मतलब कि सूर्य की पुत्री, जिसे वेदों में यमुना कहा गया है। सूर्य की पुत्री यमुना और यमुना के जो भाई हैं उसे यम कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, कभी आपको भविष्य में काम आएगा। तो तरिण तनुजा मतलब कि यमुना के तट पर तमाल के बहुत से वृक्ष जो हैं छाया दे रहे हैं या फिर छाए हुए हैं, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। 52 के तोले पाव रत्ती का क्या अर्थ है? एक प्रकार की लोकोक्ति है। इसका सही अर्थ होगा बिल्कुल ठीक हिसाब। 52 के तोले पाव रत्ती बिल्कुल ठीक हिसाब के लिए ये लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे। 60 नंबर प्रश्न है, शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं, कोई कोई कहते हैं मैं उड़ती चिड़िया के पर काट लेता हूं। उसी सेंस में इसे भी आप लोग ध्यान करिएगा। शेर के कान कतरना एक बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं इसका मतलब क्या होगा? आप बहुत ही चालाक हैं। सही ऑप्शन होगा सी वाला। ठीक है, बहुत चालाक होना। 61 नंबर प्रश्न है, सुरीला का विलोम क्या होगा? सुरीला जो अच्छा गाता होगा उसे आप कहेंगे इसका सुरीला संगीत है, और जो थोड़ा खराब गाता है उसे क्या कहते हैं? बेसुरा कहते हैं। कोई सुर नहीं है उसमें तो क्या होगा? बेसुरा होगा। जो कर्णप्रिय आपको नहीं लगेगा उसे आप बेसुरा कहेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? देखिए आप सभी को मालूम है बोलियों को अलग अलग भाग से बांटा गया है, जैसे कि पूर्वी बोली, पश्चिमी बोली, राजस्थानी, बिहारी, और इस प्रकार से बोलियों को बांटा गया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी जो है आपकी बघेली है। बघेली हो गया, जैसे कि अवधी हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, ये सभी पूर्वी हिंदी के भाग होते हैं। मेवाड़ी कहाँ की है? मेवाड़ी है राजस्थानी। और कुमायूं गढ़वाली कहाँ की है? ये पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, उत्तराखंड में बोली जाती है। मैथिली, मैथिली एक बिहारी बोली है। मैथिली हो गया, मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, ये सभी बिहारी बोलियों के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? अब पहाड़ी भाषा मैंने आपको बताया कि जैसे आपका गढ़वाली हो गया, कुमायूनी हो गया, पश्चिमी पहाड़ी हो गया, ये सभी पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर आपको ये सही बोली देखने को मिलेंगी। सही ऑप्शन होगा ये सभी। दाजू कहानी किसकी रचना है? अभी आप 1-2 सेट पीछे जाकर देखेंगे तो आगे के 3-4 प्रश्न आपको रिपीट होते दिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि दाजू एक महत्वपूर्ण कहानी है, जो किसकी कहानी है? शेखर जोशी की कहानी है। सही ऑप्शन होगा बी वाला। जुहू की कली किस कवि की प्रथम रचना है? जिसमें मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है, किसकी है? आपको बताया था मैंने याद करने के लिए, निराला की है। ठीक है, निराला जी की है। जुहू की कली एक मुक्तक छंद है। ऋण जल और धन जल किसका रिपोर्ट ताज है? सही ऑप्शन होगा फणीश्वर नाथ रेणु का है। ठीक है, कौन सी रचना जो है वो रेणु जी की नहीं है, मतलब कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की नहीं है। ये सभी आपको याद करने ही होंगे। सही ऑप्शन होगा, देखिए मैला आंचल काफ़ी फेमस है फणीश्वर नाथ रेणु की। देहाती दुनिया नहीं है। देहाती दुनिया किसकी है? याद कर लीजिएगा, शिव पूजन की है। ठीक है, शिव पूजन की है देहाती दुनिया। तो ये 4 प्रश्न आप देख रहे हैं ना, आप पिछला सेट जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप लगातार सेटों को देख रहे होंगे तो इसी प्रकार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को आप बिल्कुल सही करने का प्रयास करेंगे। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, जो सही है इसमें से 3 गलत है और 1 सही है। ध्यान दे लीजिए, चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं और इनके राइटर आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन होगा निर्मल वर्मा। इनकी जो रचना है अंतिम आरण्य, यही एक सही है।
बाकी ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो कमलेश्वरम की नहीं है, किसकी है? खुशवंत सिंह की है। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है। और कमलेश्वरम की एक रचना है, आपको मालूम होना चाहिए कौन सी है, कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान जो है ये रचना है कमलेश्वरम की, जिसको ये जोड़ दिया है ट्रेन टू पाकिस्तान के साथ में। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है? खुशवंत सिंह की है। ठीक है, याद रहेगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं। देहाती दुनिया मैंने आपको बताया, देहाती दुनिया शिवपूजन की है। और तितली और कंकाल ये जयशंकर प्रसाद की है, प्रेमचंद्र की नहीं है। 69 नंबर है, कौन सही सुमिलित नहीं है? अब की बार आपसे पूछा है कौन सा सही सुमिलित नहीं है। पुस्तकों से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, सभी पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए। प्रेमचंद्र की सदगति है, ये तो सही हो गया। अमरकांत की जिंदगी और जोंक, ये भी सही है। रेणु की रस प्रिया है, ये भी सही है। तो गलत कौन सी है? मोहन राकेश की कोसी की घटवार नहीं है। ठीक है, कोसी की घटवार जो है ये शेखर जोशी की है, याद रहेगा आपको, ये मोहन राकेश की नहीं है। चलिए एक प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देने का प्रयास करते हैं। देखिए रस प्रिया तो रेणु की है, फरीश्वर नाथ रेणु की है, लेकिन रसिक प्रिया किसकी है? ठीक है, रसिक प्रिया किसकी है बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। रसिक प्रिया अलग है और रस प्रिया अलग है, तो रसिक प्रिया के लेखक आप लोग बताइएगा। 70 नंबर प्रश्न है, ये जो आपको देख रहे हैं ना, ये सीटी वाला सा कह सकते हैं या फिर सलजम वाला सा के उच्चारण में जीवा के किस अंग को स्पर्श करती है? सही ऑप्शन होगा तालव्य सा। 3 प्रकार के सा आते हैं, मैंने आपको 3-4 बार बता चुका हूं। ये आप सादा सा जिसे कहते हैं ये दंत सा है, ये सलजम वाला सा जो है ये तालव्य सा है, और ये षटकोण वाला सा जो है ये क्या है? मूर्धन्य सा है। तो याद रखिएगा, तीनों कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अगर आप लगातार इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको याद अवश्य हो जाएगा। वा का उच्चारण स्थान है वा, अब बोल करके देखिए, कंठ से वा जाएगी आपकी, गले के पास से कंठ है वहां पर, और ओष्ठ का प्रयोग करेंगे तो कंठ ओष्ठ का प्रयोग हुआ है। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? वयोवृद्ध, वयोवृद्ध की बात करते हैं तो यहां पर विसर्ग संधि है, वयः प्लस वृद्ध, सही ऑप्शन होगा सी वाला। देखिए अगर विसर्ग के पहले आ या आ रहा है, कोई भी आ रहा है तो देख रहे हैं ना, आया ना, इसके बाद अगर कोई तीसरा चौथा या पांचवा लेटर आ रहा है, जैसे कि तीसरा में लेटर में कौन आएगा? गा आएगा। ठीक है, तीसरा चौथा या पांचवा लेटर आए, या फिर या आए, राय, लाए, वाय, ठीक है, ये सब आते हैं तो उसका क्या हो जाता है? विसर्ग का ओ में चेंज हो जाता है। अब देखिए विसर्ग के बाद में वाय आए और उसके पहले आय आए तो चेंज हो गया वो में, ओ में, तो वयोवृद्धि हो गया। जैसे कि मना धन अनुकूल होता है ना, तो मनोनुकूल हो जाता है। तपा प्लस बल होता है, तपोबल हो जाता है, तो ओ की मात्रा लग जाती है। ये आपको इस संधि पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, ये संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मनोनुकूल हो गया, मना प्लस अनुकूल, तपा प्लस बल तपोबल हो गया, वया प्लस वृद्ध वयोवृद्ध हो गया। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, संकल्प का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, संकल्प, देखिए जैसे ही आप अंक की मात्रा देखते हैं तो आपको याद आ जाता है कि इसमें सन जरूर लगेगा, जो कि सी ऑप्शन जो कर रहे होंगे बिल्कुल गलत ऑप्शन को टिक कर रहे होंगे। सम प्लस कल्प होता है, सम प्लस कल्प बराबर होता है संकल्प। यहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि में आप जाकर के देखेंगे तो सम ही आगे लगता है, तब वो संकल्प बनता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, भो प्लस अन का सही संधि क्या होगी? भो प्लस अन, तो ये बनेगा क्या? भवन बनेगा। अयादि संधि मैंने आपको बताया था, अयादि संधि में क्या होता है? ए, आए और ओ, आओ के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो कब क्या चेंज हो जाता है? आए, आए, आओ, आओ में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ओ आया ना, तो आओ में चेंज होगा, तो भवन हो जाएगा। याद रखिएगा, अयादि संधि का एक उदाहरण है। तो अयादि संधि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट संधि है। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी जो है शुद्ध है? शारीरिक लिखा गया है, अब आपको बताना है वर्तनी इसमें से शुद्ध कौन सी आपको नजर आ रही है।
सही ऑप्शन होगा सी। देखिए जो पहली री होती है ना बड़ी होती, सा री रिक, फिर जो होती है अगली वाली वो छोटी होती, यहीं पर आपको ध्यान देना है। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, तो हासिल कैसे लिखते हैं? ये हा तो बड़ा होगा लेकिन सी छोटी होती, तो अभी होता है हासिल। तात्कालिक कैसे लिखते हैं? ता बड़ा होता है तो तात्कालिक होगा। सार्वजनिक होता है तो सा बड़ा होगा, सार्वजनिक तब सही होगा। यहां पर सही है तो सिर्फ हिंदुस्तान यहां पर सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है? राम देखिए बहुत तेज विद्यार्थी, तो तेज क्या हो गया? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग प्राविशेषण कहते हैं। तो बहुत क्या हो गया? एक प्राविशेषण है, जबकि तेज क्या? एक विशेषण है। ठीक है, विशेषण की विशेषता बता रहा है, तेज तो है लेकिन बहुत तेज है, तो प्राविशेषण हो गया। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? देखिए जरूरी नहीं कि हर बार आपको कुछ सरल ही अलंकार दे, कभी कभी अलंकारों में आपसे कठिन अलंकार पूछने का प्रयास करता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, तो सही ऑप्शन होगा दृष्टांत अलंकार है, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। दृष्टांत अलंकार में क्या होता है? उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का रूप होता है, भाव होता है। एक ही आशय की दो अलग अलग अभिव्यक्ति होती हैं। देखिए दोनों का आशय एक ही निकल रहा है। क्या आशय निकल रहा है? सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण है, मतलब कि अगर आपके जीवन में सुख है दुख है, इन दोनों के मधुर मिलन जो होता है उसी से जीवन जो होता है परिपूर्ण हो जाता है। इसका अर्थ जो निकलेगा वही अर्थ निकलेगा दूसरी वाली लाइन का, लेकिन थोड़ा से भाव में परिवर्तन किया गया है। जैसे कि फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। देख रहे हैं, यदि सूर्य में ओझल हो जाती है रात्रि जो आती है और रात्रि में ओझल हो जाता है दिन, तो वही बात हो गई ना, सुख दुख में जीवन परिपूर्ण हो रहा है मिलन से। 79 नंबर क्वेश्चन है, भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। जब भेद खुलता है तो क्या कहते हैं आप? कलई खुल गई। सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। कलई खुलना मतलब होता है कि भेद खुलना। ठीक है, सही तौर पर पहला ऑप्शन सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य कैसा वाक्य है? सही ऑप्शन होगा संयुक्त वाक्य। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, एक सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब जैसे सरल वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? जैसे सीता गा रही है, राम स्कूल जाता है, ये सब सरल वाक्य हैं जो एक ही प्रकार से बोले जाते हैं या फिर एक ही गति के होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? पहला वाला वाक्य जो होता है दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे कि क्या बोला जाता है? यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तभी उत्तीर्ण होगे। तो इस प्रकार क्या होता है? मिश्र वाक्य होते हैं। और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि सूर्योदय हुआ ये अलग है और सड़कों पर चहल पहल थी ये अलग है, और को इस प्रकार से जोड़ा जाता है तो ये क्या हो गया? ये एक प्रकार का संयुक्त वाक्य हो गया। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना है? मैंने आपको बताया था ना कि उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। अभी आपको बताया था कि संकल्प में सम लगा होता है उपसर्ग के तौर पर, तभी होता है सम प्लस कल्प संकल्प। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है, नीलांबर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? कई बार आपको पीतांबर मिला होगा, पीला वस्त्र धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण जी को करते हैं हम लोग पीतांबर। और यहाँ पर आपसे लिखा गया कि नीलांबर, सही ऑप्शन होगा बहुब्रीहि समास। नीला है अंबर जिसका, या फिर नीले वस्त्र धारण करने वाले शिव जी के बारे में कहा गया है, या फिर आप बादल को भी कह सकते हैं, बादल के पास भी नीला वस्त्र होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। अंकुश नहीं है तो क्या होगा? वह निरंकुश होगा। सही ऑप्शन होगा ए वाला। कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध रूप से लिखा गया है? अगर आप मृत्युंजय को लिखेंगे तो अगर अंक की मात्रा सही लगानी है तो बी वाला ऑप्शन होगा मृत्युंजय।
ठीक है, मृत्यु पर विजय पाने वाला। मृत्युंजय जाप कभी कभी लोग कराते हैं तो मृत्युंजय होता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? मितभाषी, मित मतलब होता है कम बोलने वाला, और उसका विपरीत क्या होगा? जो अधिक बोलता हो उसे कहते हैं हम लोग वाचाल। मूक मतलब होता है कि जो गूंगा होता है। मितभाषी कम बोलता है, वाचाल जो होता है लगातार बोलता ही रहता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? गुण, गुण कैसा होगा? अच्छा, भला, सीधा, ये सभी गुण हैं। लेकिन 50 क्या है? 50 एक संख्या बोधक है, वो भी संख्या बोधक में क्या है? निश्चित संख्या बोधक है। तो सही ऑप्शन होगा डी वाला, गुणबोधक विशेषण नहीं है 50। 87 नंबर क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल, आपको मालूम है बादल का पर्यायवाची कैसे बनता है? जैसे कि जल के पर्यायवाची में द जोड़ दीजिए लास्ट में, तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे कि नीरद, जलद, अम्बुद, वारिद, द जोड़ देंगे तो ये पर्यायवाची बन जाता है किसका? बादल का। तो इला जो है ये पर्यायवाची नहीं है बादल का, ठीक है। बाकी नीरद, जलद, जिमूत ये तीनों हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्ण व्यंजन नहीं है? अब ऊष्ण व्यंजन कौन से होते हैं? उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान से निकलने पर जो घर्षण या रगड़ खाकर निकलती है तो वहां से ऊष्ण व्यंजन बोले जाते हैं। जैसे कि आप बोलिए ये वाला सा, तालव्य सा बोलेंगे, मूर्धन्य सा बोलेंगे और दंत सा बोलेंगे, तो इन तीनों में आपको उष्मा का एहसास होगा, कोई रगड़ का एहसास होगा, और हा भी आता है। 4 होते हैं उष्ण व्यंजन, सा, शा, सा और हा। रगड़ पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, ठीक है, घर्षण से होते हैं। तो सही ऑप्शन होगा नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? अब देखिए सीधे सीधे आपको वाक्य प्रयोग कर लीजिए, इसका तुरंत आपको मालूम चल जाएगा। लड़का चलता है तो एक वचन का प्रयोग किया गया इसमें। पुस्तक पढ़ी जाती है, एक वचन का प्रयोग है। घोड़ा दौड़ता है, एक वचन का प्रयोग है। साधु आते हैं या साधु बुलाए जाते हैं, तो इसमें आप साधु का प्रयोग जब करेंगे ना तो हमेशा इस शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। साधु को अकेले में नहीं दर्शाया जाता। साधु का मतलब है कि 3-4 साधु उसके साथ में है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा, किसी किसी में जैसे कि भेड़ होती हैं, वो क्या होता है? झुंड में होती हैं। एक भेड़ के लिए जो प्रयोग करेंगे आप, वो बहुत सी भेड़ों के लिए भी वही शब्द का प्रयोग करेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन है, मोहन स्कूल जा रहा है। इस शब्द में मोहन क्या है? मोहन क्या एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो जाति का बोध कराती है, जैसे कि शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, ये एक जाति विशेष का बोध कराती हैं। और व्यक्तिवाचक है तो मोहन एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तद्भव, खेती जो है तद्भव है तो उसका तत्सम आपको बताना है। तो कृषि मतलब होता है खेती, तो कृषि क्या है? एक तत्सम है, और तद्भव क्या है? खेती। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? यहां पर अविकारी गुणवाचक विशेषण होना चाहिए था, यहां पर संज्ञा लिख दिया, क्योंकि देख रहे हैं ना आप, लाल एक विशेषण होता है, सुंदर, तेज, ये सभी विशेषण में आते हैं। और काला जो होता है ये अविकारी में नहीं आता है, ये विकारी में आता है। इसका काले भी हो सकता है, काली भी हो सकता है, तो इसमें विकार पैदा हो सकता है। जिसमें विकार नहीं होता है उसे हम कहते हैं अविकारी, और ये विकार पैदा हो सकता है, इसलिए काला को अविकारी में नहीं गिना जाता है। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यड़ संधि में है? यड़ संधि, यड़ संधि में क्या होता है? यदि ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई और बड़ी ई का या में चेंज हो जाता है, ऊ और बड़ा ऊ का वा में चेंज हो जाता है, और री चेंज होकर के रा में हो जाता है। तो यहाँ पर पितृ प्लस आदेश जो चेंज होकर के पित्रादेश हो गया है, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला। पावक में कौन सी संधि है? पावक में संधि है, पावक कैसे लिखा जाएगा? पौ प्लस अक पावक होगा, और ये अयादि संधि में जाएगा।
सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय होता है, ये गुण संधि में जाएगा। तथा धन एव, ये किस में जाएगा? वृद्धि संधि में जाएगा। सभी संधि आपको याद करनी पड़ेंगे अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। वाच्य, देखिए वाच्य सवाल आया है, सीता पानी पीती है, इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग किया गया है? जैसे कि एक्टिव पैसिव आप पढ़ते हैं ना, तो वाच्य इसी प्रकार से होता है। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, एक कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पर सीता पानी पीती है तो क्या है? कर्ता का सही प्रयोग किया गया तो इसमें कृतवाच्य होगा। अगर कर्म की विशेषता दिखाई जाएगी, जैसे पानी सीता के द्वारा पिया जाता है, तो वहाँ पर कर्मवाच्य होगा। और जैसे कि सीता से पानी पिया नहीं जाता, उससे खाना खाया नहीं जाता, तो इस प्रकार के वाच्य में भाववाच्य होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है? तो ये अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। ये खड़ी बोली के रचनाकार अमीर खुसरो का नाम आता है, तो हिंदी को इसने हिंदवी बोला था। सही ऑप्शन होगा सी वाला। साकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या है? साकार, ठीक है, प्रयास कीजिए बताने का। साकार का होगा निराकार। साकार मतलब जिसका आकार निश्चित हो, उसे कहते हैं साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं कुछ लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। मतलब कि साकार में होता है कि आपके सामने कोई मूर्ति रखी हुई है, आप साकार, आपके सामने कोई आकृति जो है उसके आकार में आप उस ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं, तो साकार ब्रह्म कहते हैं उसे। और निराकार जो होते हैं वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, उनका कोई भी आकार निश्चित नहीं है, ये निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? क्षणिक, जो क्षण भर के लिए हो उसे कहते हैं क्षणिक, और जो हमेशा होता हो उसे कहते हैं शाश्वत। ये शाश्वत सत्य है, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, मतलब मृत्यु जो है वो निश्चित है। क्षणिक जो होता है क्षण भर के लिए होता है। द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द का चयन करना है। द्रुत मतलब कि तेजी से गमन करने वाले के लिए द्रुतगामी कहते हैं, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ है? गांठ में बांधना मतलब कि गांठ बांधना, याद कर लेना, खूब याद कर लेना। मैं आपसे कहता हूं कि लगातार प्रैक्टिस सेटों को लगाइए, और जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनको गांठ बांध लीजिए, मतलब कि खूब याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये मुहावरा हो गया आप लोग के लिए। इसके बाद आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, हमारा 50वां क्वेश्चन होगा, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधानता आपको दिखाई पड़ती है? तो एक रहस्यवादी श्रृंगारवादी कवि हैं महादेवी वर्मा, ठीक है। तो ये 50 हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपका यूपी लेखपाल का पेपर होने वाला है, यूपी बीएड प्रेस परीक्षा का पेपर होने वाला है, उनके लिए सारे क्वेश्चन एक रामबाण हैं। और मैंने आपसे कहा था अगर आप हिंदी में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप इन 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्न तो सही कर ही सकते थे। अगर आप रुचि काफ़ी ज़्यादा लेते हैं और सिलेक्शन पाने की बिल्कुल चाहत ही आपके अंदर है तो आप इसमें से 45 प्रश्न सही कर सकते थे। और ऐसा सेट है कि अगर प्रयास करेंगे, आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम आते आते आप 50 में 50 भी सही कर सकते हैं। तो स्कोर कार्ड अपना आप जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही जवाब दिए हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, एक प्रश्न भी मैंने आपसे पूछा था कि रसिक प्रिया के लेखक कौन हैं, रसिक प्रिया के लेखक कौन हैं, आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है और आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको सेट अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, हम आपको लगातार सेट कराने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसके पहले के सेट नहीं देखे हैं तो 9 सेट जाकर के देख लीजिएगा, ये हमारा 10वां सेट था, उसमें सामान्य ज्ञान के भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे, प्ले लिस्ट में आपके पड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर से मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद।